Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic land degradation and conservation measures of class 10 geography chapter number 1. And in the last video we discussed the land use patterns in India, and there we got to know that how the different land use categories are being changed. Some of the land use categories are increasing, the others are decreasing. So that is what we looked at. Now in this video, we are going to talk at the land degradation and its conservation measures. We already know that overuse of land will lead to its degradation. अगर हम लैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, तो लैंड क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी. अब इसीलिए क्या ज़रूरी है, दैट इज़ वाई इट्स कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट. और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं. We have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generations too. तो हमारी ये जो ज़मीन है, ये पहले हमसे पहले हमारे पुरखों द्वारा यूज़ की जा रही थी, तो हमने सेम ज़मीन को अपने पूर्वजों द्वारा उनके साथ शेयर किया है. अब सेम ज़मीन को हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बाद ये जो ज़मीन है हमारी फ्यूचर जनरेशन यूज़ करने वाली है. Now 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. तो हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं उसका 95% मतलब हमारी जो बेसिक नीड है जिंदा रहने के लिए, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उन नीड्स में से 95% जो ज़रूरत है हमारी वो लैंड द्वारा आती है. तो 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड हो गया, खाने की, खाना कहाँ से उगता है भाई, जमीन पे उगता है. शेल्टर की, हम घर कहाँ बनाते हैं, हम हमारे जो जमीन है उस पे हम घर बनाते हैं. क्लोथिंग की, भाई क्लोथिंग जो है, जो कपड़े वगैरह हैं, जैसे मान लो कॉटन की शर्ट है, तो कॉटन की शर्ट किससे बनेगी, कॉटन से. और कॉटन कहाँ उगेगा, जमीन पे. अब कॉटन जो रॉ कॉटन है वो तो जमीन पे होगा, और फिर वो फैक्ट्रीज वगैरह में शर्ट बनी, तो फैक्ट्रीज कहाँ लगी, जमीन पे. तो मतलब कि हमारी जो 95% ऑफ द बेसिक नीड्स है उसमें लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, उनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ लैंड को नुकसान ही नहीं हुआ है, बल्कि इसका जो नुकसान है वो और तेज हो गया है. मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो लैंड को डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब कि जो लैंड को हानि पहुंच रही है, वो तो हो ही रही है और बहुत बड़े लेवल पे हो रही है. बट पहले क्या था कि पहले ये जो नुकसान है ना वो बहुत धीरे धीरे देखने मिलता था, ठीक है. बट अभी क्या हो रहा है कि जितने भी नेचुरल फोर्सेस लैंड को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब जितनी भी चीजें हमारी लैंड को नुकसान पहुंचाती हैं, अब उनमें और ज्यादा तेज, मतलब हम डायरेक्टली तो लैंड को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ हम इस नुकसान को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से. सम human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation. तो अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा है. जैसे डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि आप पेड़ों को बड़े लेवल पे काटते जा रहे हो. ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग की वजह से कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है. देखो, ग्रेजिंग मतलब क्या है कि जो गाय भैंस हैं, जो जो जानवर हैं, कैटल्स हैं, वो चारा चर रही हैं. तो वो क्या करते हैं, मान लो ये जमीन है और इस पे ऐसे घास फूस लगी हुई है, ठीक है, घास फूस यहाँ पे लगी हुई है और छोटे छोटे पौधे हैं. अब इन पौधों को जब गाय भैंस खाएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से काटेंगे, ऐसा नहीं है. जैसे हम कोई चीज तोड़ते हैं तो हम पूरा जड़ से नहीं उखाड़ते, बल्कि हम क्या करते हैं, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट देते हैं, ठीक है. जैसे ये पौधा है तो हम मान लो यहाँ से काट देंगे उसको, बट वो तो गाय भैंस है, उनको इतना नहीं मतलब कि वो एकदम सही काटे, और वो कैसे काटेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो मुंह से उसको निकालते हैं. जब वो खा रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये जो पौधा है ना वो पूरा जड़ से बाहर आ जाता है. ये पूरा जो पूरा पौधा है वो जड़ से बाहर आ जाता है. इसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे जो पौधे हैं वो जड़ से निकलने लगते हैं और यहाँ की जो ग्रीनरी है वो कम होने लगती है. मतलब अब देखो, गाय भैंस लगातार इस पे खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और खाने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ से जो पौधे हैं वो निकलते जा रहे हैं, जमीन में से निकलते जा रहे हैं, एकदम जड़ से उखड़ रहे हैं. अब क्योंकि कंटिन्यूअसली इस पे ग्रेजिंग हो रही है और जो नए पौधे हैं उनको मौका ही नहीं मिल रहा बनने का. कोई मान लो छोटा सा पौधा है, अब गाय आई, इसने खा लिया, ये पौधा टूट गया. अब अगर गाय नहीं खाती, अगर इसको पूरा टाइम दिया जाता, तो ये पौधा बड़े होके बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है ना. और पेड़
एक छोटे से पौधे से ज्यादा बेहतर तो हमारे लिए पेड़ होता है। तो हो क्या रहा है कि जब ये ग्रेजिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही है तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ये जमीन बंजर होती जाएगी। गाय भैंस खाते जाएंगे, धीरे धीरे करके सारी घास जो है वो निकल जाएगी और ये जमीन कैसी हो जाएगी, एकदम रेतीली बचेगी। यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा या कोई भी घास फूस नहीं बचेगी। तो इसीलिए ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी हमें बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा माइनिंग, अब माइनिंग क्या होती है भाई, जमीन के नीचे माइनिंग हो रही है। अब जब माइनिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि पहली बात तो बहुत सारे जंगलों को काटा जाता है, बहुत एरिया क्लियर किया जाता है और उसके बाद फिर जमीन के नीचे जो है पूरी माइनिंग हो रही है। अब जितनी जमीन पे माइनिंग हो रही है, पहली बात तो उसको उसको आप और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर पाओगे, है ना। उसको और ज्यादा जैसे उस पर कोई जंगल लगे हों या ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जो माइनिंग की एक्टिविटीज है उनकी वजह से जो पूरी जमीन है ना उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। माइनिंग एंड क्वायरिंग, क्वायरिंग भी एक तरीके से सेम ही चीज है कि जमीन से कोई चीज निकालते हैं हम, तो वही हो गया क्वायरिंग। तो ये सारी चीजों ने लैंड डिग्रेडेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and trace ऑफ ओवरबर्डनिंग। अब जो माइनिंग साइट्स होती हैं, जब एक बार वहां से काम खत्म हो जाता है, मान लो कोई ये जमीन है, इसमें माइनिंग हो रही थी किसी चीज की, किसी चीज को निकाला जा रहा था, ठीक है। अब इस जमीन से जब उन्होंने अपना निकाल लिया, काम हो गया, तो वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, अबैंडन करके चले जाते हैं, मतलब छोड़ के चले जाते हैं जब उनका काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब जब वो छोड़ के जाते हैं तो वो जमीन पे क्या दिखता है, बहुत ज्यादा स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग, मतलब कि वो जमीन ना साफ पता चलता है कि उसमें बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। कैसे कि भाई उसको जरूरत से ज्यादा यूज किया गया है, भाई माइनिंग के टाइम में कई कई बार उसको बम से उड़ा दिया जाता है ना। तो उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो माइनिंग के साइट्स को जब लोग छोड़ के जाते हैं तो वो जो साइट है वो फिर बाकी और किसी चीज के लिए बच नहीं पाती। आप फिर उस जमीन की क्वालिटी ऐसी हो जाती है कि बहुत ज्यादा वो फिर पेड़ पौधों को सपोर्ट नहीं कर पाती। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये सारे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे माइनिंग की वजह से क्या हुआ है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है। मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब माइनिंग करनी होती है तो बड़े बड़े जंगलों को काटा जाता है, वो एरिया को क्लियर किया जाता है ताकि वहां पे माइनिंग हो सके। तो मतलब कि माइनिंग के लिए क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन कैसे, मतलब देखो, जब कोई पेड़ पौधा होता है उसकी काफी ऐसे जड़ें होती हैं, ठीक है। मान लो ये ऊपर पेड़ है एक, अब इसकी नीचे ऐसे जड़ें हैं। अब ये जड़ें क्या करती हैं, ये एक तरीके से मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। जैसे हाथ है, इसकी जड़ जो है जैसे हाथ की तरह मिट्टियों को होल्ड करके रखते हैं। तो मिट्टी जो है इतनी जल्दी इधर उधर नहीं जाती है, और क्या होता है कि वहां पे मॉइस्चर रिटेन रहता है। मतलब कि जब मिट्टी है, यहाँ पे जड़ है, जड़ों ने मिट्टी को सही से पकड़ा हुआ है, तो आसानी से यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह रह पाता है। मतलब जो जमीन है उसमें मॉइस्चर रहता है। इसके साथ साथ जैसे पेड़ पौधे हैं, इससे पत्ती वगैरह गिरेंगी, अब पत्तियां गिरेंगी तो जमीन में जो कीड़े मकोड़े हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो इनको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, और धीरे धीरे करके ये जमीन जो है फर्टाइल होगी। तो अगर ये पेड़ पौधों को हम काट देंगे, अब अगर इस पेड़ को हम काट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो जड़ें थी इसकी अब वो नहीं बचेंगी। इसका मतलब कि अब सॉइल को होल्ड करने के लिए कोई भी चीज नहीं है, और सॉइल आसानी से आगे बह के जा सकती है, राइट। अगर सॉइल एक जगह से आगे बह के जाती रहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो पूरा एरिया है ये क्या होता जाएगा, ये एक तरीके से पथरीला बन जाएगा और रेतीला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है जो कि मॉइस्चर को होल्ड कर सके। यहाँ पे अब धीरे धीरे करके जो ऊपर का लेयर है वो हटता जा रहा है, तो ये जमीन बेकार होती जा रही है। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अभी हमने बात की थी कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है। बट अगर हम बात करें ऐसी स्टेट्स जहां पे ओवर ग्रेजिंग बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन कर रहा है, वो स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं एक तरीके से वहां पे कैटल्स वगैरह बहुत ज्यादा पाल रहे हैं, और जो कैटल्स हैं वो ग्रेजिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, घास फूस बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो जमीन है, जो ग्रेजिंग एरियाज हैं, वहां की जो जमीन है वो खराब होती जा रही है। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, over irrigation is responsible for land degradation due to water logging, leading to increase in salinity and alkalinity in the soil. अब हम बात करें अगर
पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की। तो ये ऐसे स्टेट्स हैं, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन है वो किस लिए हो रहा है, ओवर इरिगेशन की वजह से। मतलब कि आप जमीन को ज्यादा पानी दे रहे हो। अब हर चीज जरूरत से ज्यादा ना खराब होती है। अब जमीन को पानी, जो भी फसल है, अब उसमें पानी कम चाहिए, बट आप उसको बहुत ज्यादा पानी भर दे रहे हो उस पे। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सैलिनिटी है, मतलब कि जो खारापन है, वो जमीन का बढ़ जाएगा। और अगर सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी बहुत ज्यादा होगी, उसकी वजह से जो फसल है वो फिर अच्छी नहीं हो पाएगी। मतलब आप एक टाइम के लिए फसल आपने अच्छी कर ली, बट अगर उसके बाद नेचुरली आप फसल को उगाना चाहो बिना फर्टिलाइजर, बिना पेस्टिसाइड्स वगैरह के, तो फिर वो फसल नहीं उग पाएगी। तो वाटर लॉगिंग मतलब एक तरीके से जो पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इस सब की वजह से क्या हो रहा है कि जमीन की सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी बढ़ रही है, और जो कि जमीन के लिए अच्छी नहीं है। The mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। अब अगर हम बात करें कि मिनरल प्रोसेसिंग की, मतलब कि जो अलग अलग मिनरल्स को प्रोसेस किया जाता है उनसे नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि लाइम स्टोन को प्रोसेस करके उसको पीस के क्या बनाई जाती है, सीमेंट बनाई जाती है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में ये जो लाइम स्टोन है, उसकी ग्राइंडिंग की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हवा में, एटमॉस्फेयर में सीमेंट वगैरह पूरी फैल जाती है। एंड इसी तरीके से कैल्साइट एंड जो सोपस्टोन होता है, जो कि सिरेमिक इंडस्ट्री में यूज होता है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डस्ट फैल जाता है। अब इससे दिक्कत क्या है, मान लो ये सीमेंट हो गया, सोपस्टोन, कैल्साइट, ये सारी चीज होगी, इनको आपने प्रोसेस किया, इनको आपने ग्राइंड किया, उसकी वजह से क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो पाउडर वगैरह है, डस्ट है, वो पूरी हवा में फैल गया। अब वो हमेशा हवा में तो फैलेगा नहीं, वो जमीन पे आके बैठेगा। अब जब ये जमीन पे आके बैठेगा तो ये एक तरीके से इस पे एक लेयर बना देगा। और जब इस पे ये लाइमस्टोन की, सोपस्टोन की, इनकी जब एक लेयर बन जाएगी जमीन पे, तो जमीन क्या हो जाएगी, वो फिर खराब होने लगेगी। क्योंकि जमीन को एकदम प्रॉपर खुली हवा चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आप कोई भी ऐसे लेयर वगैरह चढ़ा दोगे, वो भी ऐसी चीज का जो कि पथरीली सी है। अब ये लाइमस्टोन वगैरह ये क्या है, ये एक तरीके से स्टोन्स ही तो हैं। अब ये पूरा लेयर इसके ऊपर बन जाएगा, तो यहाँ पे जो जमीन है वो सांस नहीं ले पाएगी, उसको प्रॉपर जो उसको एनवायरनमेंट चाहिए सही से रहने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे अगर आप कोई फसल वगैरह उगाओगे, तो वो इस लेयर की वजह से, ये जो लेयर बना है जमीन के ऊपर, उसकी वजह से वो फसल खराब होने लगेगी, वो सही से नहीं उगेगी। It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land। अब देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोर्स बंद हो रहे हैं। पोर्स बंद हो रहे हैं मतलब अगर जमीन के ऊपर ये लेयर आ गया, तो उसकी वजह से जमीन, मैंने बोला, सांस नहीं ले पाएगी। उसका मतलब क्या हुआ, पोर्स, जो जमीन में पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो सॉइल है वो सांस लेती है, वो उसमें एयर की मूवमेंट होती है, और पानी जिसके थ्रू जाता है वो नहीं जा पाएगा। जो पोर्स है वो बंद हो गए। अब अगर कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही एयर की, तो वाटर की भी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे जो पानी है वो सीप करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मतलब कि जमीन में पानी फिर अंदर नहीं जा पाएगा, इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस फिर नहीं हो पाएगा। इन recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। अभी पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स है, मतलब एक तरीके से जो वेस्ट है, आप ऐसा समझ सकते हो, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और क्योंकि उसको जमीन के ऊपर डंप कर दिया जाता है, उसको पानी में डंप कर दिया जाता है उस वेस्ट को, इसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हैं। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। अब हमने देखा था भाई, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा रोल प्ले कर रही है डिग्रेडेशन में। वहीं कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ओवर ग्रेजिंग एक इंपॉर्टेंट रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। तो अगर हम इन चीजों को पर काम करें, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो आप एफॉरेस्टेशन कर दो। अगर पेड़ काटने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ उगाना, जंगल बनाना, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ। और जो ग्रेजिंग एरियाज हैं उनकी प्रॉपर हेल्प, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करो। कैसे मैनेजमेंट करो ग्रेजिंग एरिया की, मान लो आपके पास इतनी बड़ी जमीन है। अब अगर आप सेम जमीन पे बार बार अपने जानवरों को चराते जाओगे, तो यहाँ का पूरा जो ग्रीन एरिया है, पूरी जो घास फूस है, वो सब खत्म हो जाएगी। इसके बजाय क्या करो, आपने जैसे एक ये एरिया, एक कहीं और एरिया होगा, है ना, छोटे मोटे एरियाज है, तो आप उस पर क्या करो, पहले मान लो आपने इस एरिया पे अपने जानवरों को चराया कुछ टाइम, और उसके बाद आप मूव करके दूसरे एरिया पे चराने लग गए। इससे क्या होगा, इस वाले एरिया को टाइम मिल जाएगा वापस से
एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने का, मतलब वापस से ग्रीनरी को रीगेन कर लेगा। अब जब आपने इस पे चलाना शुरू किया तो कुछ टाइम बाद इस पे चले जाओ, इससे क्या होगा कि फिर ये वाला जो सेकंड वाला इलाका है ये भी वापस से अपने आप को सुधार पाएगा। या फिर अगर एक ही जमीन है, अगर अलग अलग जमीनें नहीं है तो क्या करो, ये जो एक ही जमीन है इसके कुछ हिस्से पे आपने, पहले ये वाला हिस्सा था, इस पे आपने कुछ टाइम के लिए अपने जानवरों को चराया, फिर इसको छोड़ के आप अगले हिस्से पे चराने लग जाओ और इसको बिल्कुल छोड़ दो, ताकि कुछ टाइम में ये जो हिस्सा है वापस से इस पे घास वास उग जाए और ये बंजर ना बने। फिर आपने जब इस पे अपने जानवरों को खिलाया, उसके बाद कुछ टाइम बाद इस पे मूव कर जाओ और ये वाला जो हिस्सा है इस पे घास फूस उगने लग जाएगी, फिर से ये अपने आप को रिवाइव कर लेगा। तो इस तरीके से आप सेम जमीन के टुकड़े पर भी ग्रेजिंग को मैनेज कर सकते हो, ताकि जो लैंड है वो खराब ना हो। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check the land degradation in arid areas. अब अगर हम बात करें एरिड एरियाज के, मतलब जो सूखे इलाके हैं जहाँ पे मतलब एकदम रेत वगैरह उड़ती रहती है, जहाँ पे वैसे ही बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है, तो ऐसे एरिया में आप लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोक सकते हो? आप क्या कर सकते हो, शेल्टर बेड लगाओ। मतलब कि मान लो ये खेत है, ठीक है, इनके चारों तरफ ना ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं एकदम लाइन में। इससे क्या होता है कि मान लो कोई आंधी आएगी, तूफान आएगी, तो इन पेड़ों की वजह से क्या होगा कि हवा रुक जाएगी, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी इस जमीन के ऊपर। नहीं तो मान लो अगर आंधी आएगी तो वो अपने साथ पूरी धूल को, ये जो जमीन पे सैंड है उसको वो उड़ाती चली जाएगी, मतलब ये सॉइल को अपने साथ ले जाएगी। बट अगर आप इस तरीके से शेल्टर बेल्ट लगाओगे तो ये जो जमीन है उससे सॉइल निकल के नहीं जाएगी, कम नुकसान होगा, ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो सैंड ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, ये जो रेत के टीले बन जाते हैं, इसमें भी क्या होता है कि जब हवा चलती है तो ये सैंड ड्यून्स क्या होता है, इनसे रेत उड़ उड़ के दूसरी जगह जाता है। तो अगर थॉर्नी बुशेस लगा दिए जाएं, अगर रेतीले इलाके में जो भी बुशेस पाई जाती हैं, कैक्टस वगैरह या जो भी थॉर्नी बुशेस हैं, जो भी वहां पे छोटे मोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अगर उनको आप लगा दो तो उससे क्या होगा कि अगेन हवा जो है वो डायरेक्ट जमीन के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी, यहाँ पे जो बुशेस हैं उनसे टकरा के हवा रुक जाएगी और ये जो रेत है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा। एक तरीके से जमीन से जो सॉइल है, एरिड एरिया में भी कोई तो सॉइल होगी है ना, वो फिर रेत की वजह से खराब नहीं होगी। मतलब ये है कि मान लो इधर पे सैंड ड्यून्स वगैरह हैं और फिर यहाँ पे थोड़ी सी जमीनें हैं जिसपे कि सॉइल थोड़ी ठीक है, जिसपे थोड़ी बहुत खेती हो सकती है। तो अगर यहाँ सैंड ड्यून्स पे कोई रोक नहीं लगाई गई तो हवा उड़ के सारा रेत जो है इस जमीन पे ला देगी, और अगर इस जमीन के ऊपर रेत इकट्ठा हो जाएगा तो अगेन क्या दिक्कत आएगी कि ये जमीन भी फिर सही से फसल नहीं उगा पाएगी, ये जमीन खराब हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे बुशेस वगैरह लगा दी जाए, यहाँ पे बुशेस वगैरह लगा दी जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच बीच में हवा का जो बहाव है वो एकदम हार्श नहीं होगा, हवा रुक जाएगी और एकदम इससे सॉइल को उड़ा के नहीं ले जाएगी। तो इस तरीके से हम एरिड एरियाज में लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. अब अगर और बात करें कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है, जो वेस्ट लैंड हैं, जो खाली पड़ी हुई हैं, जिनको आप ऐसे यूज नहीं कर रहे, अब उनका इस्तेमाल सही से करना है। अगर उन पे थोड़ा सा काम करें, उन पे अगर मैन्योर वगैरह डाला जाए या उसको थोड़ा सा उस पर मेहनत की जाए तो वो जो लैंड है वो अच्छी जमीन बन सकती है और उस पर फिर खेती वगैरह की जा सकती है, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, अंधाधुंध माइनिंग नहीं होनी चाहिए, वो भी कंट्रोल लेवल पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई ऐसी जगहों पे आपने माइनिंग करने के लिए अलाउ कर दिया है जहाँ पे ऑलरेडी हालत बहुत खराब है, जहाँ पे ऑलरेडी पेड़ पौधे बहुत कम बचे हैं, और ऐसी जगह पे अगर माइनिंग करने देंगे तो और ज्यादा पेड़ कटेंगे और ज्यादा वहां पे जमीन खराब होगी। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल, मतलब कि ये जो इंडस्ट्री का वेस्ट वगैरह निकलता है उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज करना। मतलब कि जब आप वेस्ट को डिस्चार्ज कर रहे हो, वेस्ट को निकाल रहे हो, तो निकालने से पहले, फेंकने से पहले इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए, उसकी जितनी भी हार्श जो प्रॉपर्टीज है उनको खत्म करना है, उसको ट्रीट करना है और इस लायक बनाना है कि उसको लैंड के ऊपर डिस्पोज किया जा सके और वाटर में डिस्पोज किया जा सके। क्योंकि अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, ट्रीट मतलब कि एक तरीके से पानी को सही तरीके से उसको इस कंडीशन में लाना कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किया जाएगा तो क्या होगा कि लैंड एंड वाटर पोल्यूशन फिर नहीं होगा या कम हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल, जैसे वेस्ट का ट्रीटमेंट, कि मान लो वाटर का अगर एग्जांपल ले तो इंडस्ट्रीज वगैरह में वाटर यूज होता है और
वाटर भी कैसे होता है कि वहां पे जो वाटर जब यूज होता है तो मान लो वो उबल रहा है या वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो पानी इंडस्ट्री में क्या हुआ, बहुत ज्यादा गर्म हुआ, और उस गरम गरम पानी को, जो वेस्ट वाटर था इंडस्ट्री को जो डालना है, एकदम गर्म उबले हुए पानी को उन्होंने किसमें डाल दिया, सीधा वाटर बॉडी में डाल दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, भाई वाटर जो बॉडी है, यहाँ पे मान लो कोई नदी है, उसका जो पानी है वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, और अचानक से अगर इसमें ये उबला हुआ पानी डाल दिया जाएगा तो यहाँ पे पानी में जो रह रहे जीव जंतु हैं वो सफर करेंगे, ठीक है। और मान लो इस पानी में कोई हार्श केमिकल्स वगैरह भी हैं, तो वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, पानी को पॉल्यूट करेंगे। और यही सेम चीज अगर जमीन में डाली जाएगी तो जमीन में भी क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। तो अगर ये जो इंडस्ट्री है ये क्या करे, थोड़ा टाइम दे और इस गर्म पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए, इसमें जो केमिकल्स है उन्हें हटा दे प्रोसेस करके, और उसके बाद अगर वो उसको पानी में डाले, नदी में डाले या फिर जमीन पे डाले, तो उससे क्या होगा कि जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम हो पाएंगे। सो इस तरीके से हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं।